अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने 2009 तक छोड़ा था, तो कंटिन्यू करते हैं वहीं से। ठीक है, तो ये वह क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 0.020570। ये हम कर लेते हैं अब। ठीक है, अब देखिए जो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स कराए थे ना, है ना, इन रूल्स के मुताबिक जज करते हैं इसको। ठीक है, किसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितने पाए जाते हैं इस नंबर में। ठीक है, पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ 0.02 0.020570। ठीक है, 0.020570 नंबर लिख लिया मैंने। अब मैं सिग्निफिकेंट देख लेता हूँ उसमें। देखें, सबसे पहले ये शुरू के 2 जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे मेरे पास। ठीक है, सिग्निफिकेंट स्टार्ट होगा मेरे पास 2 से, क्योंकि ये जो है ना वो नंबर के नॉन ये जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पर आते हैं, इसलिए ये काउंट नहीं होंगे मेरे पास, तो इनको मैं काउंट नहीं करूँगा। स्टार्टिंग में जो होगी 2 से, 2 हो गया। देखिए 2, 5 और 7 नॉन जीरो है, तो ये चारों सिग्निफिकेंट हो गए। तो ये ज़ीरो इन नॉन ज़ीरोस के बीच में आता है, ये ज़ीरो इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आता है, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। और ये ज़ीरो है ना, ये पॉइंट के बाद है मेरे पास, पॉइंट के बाद ये मेरे पास राइट साइड पर है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तुम्हारे ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास सी 5। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास डेंसिटी से। अगर डेंसिटी अगर वॉल्यूम सेम होगी तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली मास से, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अगर मैं सबकी वॉल्यूम में सेम रखूं तो इनका मास मैटर करता है कि जिसका मास सबसे मिनिमम होगा ना, चूँकि जगह इनवर्स रिलेशन है, डेंसिटी का मास से डायरेक्ट रिलेशन होता है और रेट का डेंसिटी से इनवर्स रिलेशन है। तो इस वजह से रेट का मास से भी इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, रेट का इनवर्स रिलेशन होता है रूट ऑफ डेंसिटी से, और डेंसिटी का डायरेक्ट होता है मास से, तो देयर फॉर रेट का इनवर्स रिलेशन हो जाएगा मास से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, मास से इनवर्स रिलेशन है ना, क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी रेट हाईएस्ट तब होगा जब मास मिनिमम होगा। तो देख लेते हैं हम CO2 N2 NH3 और CH वैसे का मास देख लेते हैं। CO2 का तो हमें पता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास 32 प्लस 12 होता है मेरे पास 44 CO2 का। फिर नेक्स्ट है मेरे पास N2, ये होता है 40 मल्टीप्लाई बाय 2 जो हो गया 28। नेक्स्ट है मेरे पास NH3 जो कि होता है 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि होता है मेरे पास 17। नेक्स्ट है CH4 जो कि मेरे पास होता है 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि होता है 16। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें, मिनिमम मास, वो यहाँ पर किसमें 16, तो CH4 करेक्ट आंसर है। मेरे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास aqua रिचेस मिक्सचर ऑफ, ये हम पहले कर चुके हैं। ये 3HCl कॉन्सेंट्रेटेड है और प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, 3 पार्ट HCl होता है, 1 पार्ट NaOH होता है, HNO3 होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस इन, अच्छा देखिए ऑक्सीडेशन जो है ना वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास, पहली बात तो जिसमें ऑक्सीजन अटैच होता है। ठीक है, सेकेंडली ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो लूज किए जाते हैं। अगर कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना तो उसमें वो ऑक्सीडेशन होती है। अब देखिए लूज करने का मतलब है कि चार्ज जो है ना, चार्ज लूज करेगा तो चार्ज मेरे पास इंक्रीज होगा। ये क्या है +2, ये है +2 और ये है +7, तो +2 से +7 जाएगा, चार्ज इंक्रीज हो रहा है।
यहाँ मेरे पास है -2 और ये है मेरे पास -1, तो -2 से -1 जाएगा, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। या मेरे पास है 0, ये न्यूट्रल है मेरे पास, और ये होगा मेरे पास -1, तो जब 0 से -1 जाएगा, बल्कि नहीं, ये मेरे पास होगा, देखते दें मुझे, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है चार्ज। ये पास -2 है, ठीक है, -2 से -1 होगा तो चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होगा, करेक्ट ट्रांसफर होगा मेरे पास ऑल ऑफ दीज, ठीक है। थोड़ी प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हुई भी इसमें ना, -2 होगा, -2 से -1 जाएगा, चार्ज मेरे पास इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ भी तीनों में इंक्रीज हो रहा है तो हम होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास, फॉर गिवन रिएक्शन इन विच डायरेक्शन, ये रहा, फॉर द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन जो गिवन है बस, इन विच डायरेक्शन विच डज द इक्विलिब्रियम मूव बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ये मेरे पास सवाल है ली शैटलियर प्रिंसिपल का। ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है ना, और अगर आप कोई कंडीशन चेंज करते हैं उसमें, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें ना वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रेशर इंक्रीज करना है, तो प्रेशर इंक्रीज से जो इक्विलिब्रियम है ना वो किस तरह इफेक्ट होता है ये पढ़ लेते हैं। देखिए, ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक, ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक, मैं सारी चीज़ें एक साथ पढ़ा ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। में ली शैटलियर प्रिंसिपल में ना जो चीज़ें इक्विलिब्रियम का इफेक्ट करती है उनमें एक तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखें, जो मैं बना रहा हूँ ना रिएक्शन इसमें, वो इस तरह का है, ये रिएक्शन है मेरे पास, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं इंक्रीज करूँगा ना, है ना, तो रिएक्शन जाएगा मेरे पास फॉरवर्ड, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा। जो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी ये। सिमिलरली अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करूँ, देखें रिएक्टेंट की अगर मैं डिक्रीज कर दूंगा ना, तो ये मेरा बैकवर्ड चला जाएगा। रिएक्टेंट की इंक्रीज करूंगा फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट की डिक्रीज करूंगा बैकवर्ड जाएगा। और प्रोडक्ट की अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ये बैकवर्ड चला जाएगा दोबारा से, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की डिक्रीज कर दूंगा तो ये मेरे पास चला जाएगा फॉरवर्ड। अब ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं ना, तो ये ज़्यादा रिएक्शन होगा इनमें। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ना तो आयंस को ना, यानी जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल की हमारे पास कोलिजन ज़्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे। कोलिजन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन जाएगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूंगा इसकी, तो नंबर ऑफ इसके मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। अगर इसके कम हो जाएंगे ना, तो ये आज कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर, तो रिएक्शन में जाएगा बैकवर्ड। सिमिलरली प्रोडक्ट की मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो ये बढ़ के बैकवर्ड चले जाएंगे, और डिक्रीज करूंगा तो ये फॉरवर्ड आ जाएगा। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता रहेगा, लेकिन रिएक्शन किस फेवर में जाएगा हमें ये फाइंड करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करने से ये जाएगा इस डायरेक्शन में, फेवर होगा इस डायरेक्शन में इसका, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट डिक्रीज करने से इस डायरेक्शन में फेवर होगा रिएक्शन का। प्रोडक्ट की इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड होगा, और प्रोडक्ट की डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड होगा। ये कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हो मेरे पास प्रेशर, जो हमारे पास इस सवाल में भी है, ठीक है। लेकिन प्रेशर अगर मैं इंक्रीज कर दूँ ना, है ना, तो ये मेरे पास तरीके से जाएगा कि देखें, प्रेशर इंक्रीज करने से ना रिएक्शन में मेरे पास जाता है डिक्रीज इन वॉल्यूम में, ठीक है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम की डायरेक्शन में जाएगा ये। अब डिक्रीजिंग वॉल्यूम का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि प्रेशर इंक्रीज करने से मेरे पास कहना चाहिए ग्रेटर मोल्स से जाएगा
लेस मोल्स तक। ठीक है, यानी रिएक्शन मेरे पास इस तरीके का है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये रिएक्शन है और अगर मेरे पास ये रिएक्शन है एमोनिया की फॉर्मेशन का रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में इस साइड नंबर ऑफ मोल्स कितने, यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ 4 नंबर ऑफ मोल्स है, इस साइड कितने 2 है। तो जब प्रेशर इंक्रीज करूँगा ना तो ये जाएगा ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से लेस नंबर ऑफ मोल्स पे, यानी ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसकी वजह ये होती है कि ये जो है ना, प्रेशर इंक्रीज करने से ना हमारे पास बॉयल्स लॉ वाला काम होता है, यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है वह वॉल्यूम ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है वह वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूंगा ना तो मेरे पास जाएगा ये रिएक्शन इंक्रीजिंग वॉल्यूम की डायरेक्शन में। ठीक है, यानी अगर मैं यही रिएक्शन दोबारा से लिख दूँ ना, अब ये रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड की डायरेक्शन में, चूँकि यहाँ पे हुआ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जहाँ लेस है ना वहाँ ग्रेटर में जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेस मोल्स से ये जाएगा ग्रेटर मोल्स तक, और यहाँ मैटर नहीं करता कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, नंबर ऑफ मोल्स मैटर करता है। जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा अगर प्रेशर इंक्रीज हो, और अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है रिएक्शन, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर प्रेशर कम होगा प्रेशर डिक्रीज होगा तो जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ टेम्परेचर। और देखिए टेम्परेचर में मैटर ये करता है कि अगर मेरे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक है तो इंक्रीज करने पे ये जाएगा मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी अगर एक्सोथर्मिक है ना तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेरे पास जाएगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जो हीट को इमिट करता है, आप उसको मजीद हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट को इमिट थोड़ी करेगा, तो वो बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो बैकवर्ड इसलिए जाएगा क्योंकि अगर वो एक डायरेक्शन में हीट इमिट कर रहा है ना तो एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो एक ऐसा रिएक्शन जो हीट इमिट कर रहा है उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना तो वही रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो केमिकल हमारे पास फॉर्म हुआ है ना और हीट रिलीज हुई है फिर वही हीट उस केमिकल में वापस मिलेगी और वो रिवर्स एक्शन हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक में मैं टेम्परेचर कम करूँगा ना तो मेरे पास चला जाएगा ये फॉरवर्ड में, एक रिएक्शन है वो हीट निकाल रहा है और आप उसमें से वो हीट इमिट कर रहा है और आप उस नंबर हीट को डिक्रीज कर रहे हैं। बैकवर्ड जाने के लिए उसको हीट चाहिए और आप हीट कम कर रहे हैं तो वो बैकवर्ड नहीं जा सकता, इसलिए वो जाएगा सिर्फ फॉरवर्ड में। तो तभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर जाएगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड के लिए हीट की ज़रूरत है उसको, लेकिन हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हम तो फिर सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा। इस तरीके से अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर लूँ ना तो यहाँ उल्टा चक्कर है मेरे पास। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं हीट इंक्रीज करूँगा तो फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट रिक्वायर्ड होती है, आप हीट प्रोवाइड करेंगे वो फॉरवर्ड जाएगा। अगर मैं एंडोथर्मिक के टेम्परेचर डिक्रीज कर दूंगा तो मेरे पास रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड में। ठीक है, क्योंकि इसको हीट रिक्वायर्ड होती है। अब देखें इस साइड पे हीट रिक्वायर्ड है तो ये बनेगा। ठीक है, अगर मेरे पास हीट रिक्वायर्ड है ना और मेरे पास ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, ठीक है, ए को हीट रिक्वायर्ड है बी में कन्वर्ट होने के लिए, तो क्या होगा,
ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ए को हीट रिक्वायर्ड है, हीट एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। मैं हीट इंक्रीज कर दूंगा ना तो ये और कन्वर्ट होगा, अगर मैं हीट डिक्रीज कर दूंगा तो ये जाएगा बैकवर्ड में। ठीक है, ये जाएगा बैकवर्ड में क्योंकि इसको हीट की ज़रूरत है। अगर मैं हीट प्रोवाइड नहीं करूँ तो रिवर्सिबल होने की वजह से ये तो आगे जा नहीं सकता, लेकिन ये पीछे जा सकता है ना, तो ये जाएगा पीछे की तरफ। इस तरीके से अगर मेरे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना तो वो इस तरीके का होगा मेरे पास, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक इस तरीके का होगा। अब देखिए आप क्या चक्कर है, आप ए को बी में कन्वर्ट करेंगे तो हीट रिलीज होगी। ठीक है, अगर मैं इसको मज़ीद हीट प्रोवाइड करूँगा ना तो यहाँ हीट बढ़ जाएगी और बी कन्वर्ट हो जाएगा ए के अंदर। लेकिन अगर मैं ये हीट छुपा दूंगा ना तो बी ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसको हीट चाहिए, लेकिन हम प्रोवाइड नहीं करें तो उसको हीट नहीं मिलेगी, तो ए कन्वर्ट हो जाएगा फिर बी के अंदर। ठीक है, और बस यही है एक्सोथर्म उसके लिए। अच्छा कहते हैं शेडली प्रिंसिपल में यही तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके पास। एक चौथी चीज़ भी है जो आपके पास कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट में आपके पास ये होता है कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है ना वो आपके पास ऐसी बात है फॉरवर्ड करेगा, जो आपके पास नेगेटिव कैटलिस्ट है वो आपके पास बैकवर्ड करेगा। अब ये फॉरवर्ड पॉजिटिव नेगेटिव ये होता है, पॉजिटिव वो कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, नेगेटिव वो होता है जो उसको फॉरवर्ड में पुश करने के बजाय उसको रोक के रखता है। अब रिएक्शन आगे तो नहीं बढ़ रहा ना, तो अगर आगे बढ़ने से रोक देंगे उसको तो वो ऑब्वियसली जाएगा बैकवर्ड, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आगे नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, बैकवर्ड चलना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट को फॉरवर्ड करेगा और नेगेटिव कैटलिस्ट बैकवर्ड करेगा रिएक्शन को। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है ना अगर हम जनरली कैटलिस्ट की बात करें तो वो इफेक्ट करता नहीं है। ठीक है, जो एक कैटलिस्ट का मेन काम होता है आप बस रिलेटेड टू टाइम, कैटलिस्ट जो है ना वो टाइम कम करता है रिएक्शन का। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट आप यूज़ करेंगे बेसिकली काम उसी का होगा। तो कैटलिस्ट का क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास और वहाँ फॉरवर्ड और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन ना हो तो सिंपली कहते हैं कि कैटलिस्ट से इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने दोबारा एमसीक्यूज को देखते हैं। तो हमारे पास देखें इक्वेशन कैसी है यहाँ पर। ये बार लिखा हुआ है PCl3 प्लस Cl2 होता है PCl5। अब ये कह रहा है कि इंक्रीज इन प्रेशर, या नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, या नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से डायरेक्शन वो भी इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, और वॉल्यूम डिक्रीज में होती है जब नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है, PCl5 की तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है, यहाँ 1 है यहाँ पे 2 है, 1 कम होता है तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, pH ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन में भी, एल्कलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन, उसका pH यहाँ पर 7 से ज़्यादा होता है, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो बस इसका pH होगा 13। सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब देखिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट टाइम पढ़ ली थी। नेगेटिविटी जो है ना वो इस तरह डिक्रीज होती है और इस तरह डिक्रीज होती है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो एग्जैक्ट मेरे पास ऑपोजिट होता है, ये इन्वर्स होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आगे जाके इंक्रीज होती है और नीचे जाके इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी ना वो एलिमेंट है जो या तो सबसे नीचे होगा या सबसे आगे होगा। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसमें ना कोई रेट होता है मेरे पास इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज का रेट जो है ना वो नीचे मेरे पास हाई होता है। ठीक है, यानी अगर इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है ना तो इस डायरेक्शन में भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो डिक्रीज यहाँ पर है वो कम है, डिक्रीज नीचे वो ज़्यादा है। तो जो अलॉन्ग पीरियड डिक्रीज है ना वो मेरे पास ज़्यादा होगा, जो अलॉन्ग ये क्या कहते हैं अलॉन्ग ग्रुप डिक्रीज ज़्यादा होगा और यहाँ पे डिक्रीज कम होगा। और सिमिलरली यहाँ पे जो इंक्रीज है ना नीचे की तरफ वो ज़्यादा होगा और जो सामने वो इंक्रीज कम होगा। तो जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा ना वो होगा जिसका इंक्रीज नीचे की तरफ ज़्यादा है। और यहाँ पे वो एलिमेंट कौन सा है हमारे पास,
सोडियम, सीजियम, बेरियम और मैग्नीशियम। सोडियम जो है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। बेरियम और मैग्नीशियम के ऊपर की तरफ भी पाए जाते हैं, सोडियम के आसपास होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सीजियम है ना, वो पास एस ब्लॉक में 1A ग्रुप का सबसे नीचे का एलिमेंट है, सबसे बॉटम एलिमेंट है, फ्रेंशियम के ऊपर है। तो जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ना, वो भी सीजियम की, ऑप्शन बी करेक्ट है। एलिमेंट हैविंग लोवेस्ट आयन, क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हैज, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल से मुराद है कि वो आयोनाइज जो है ना, वो होने में कितनी एनर्जी रिक्वायर करता है, ठीक है। लार्ज एटॉमिक साइज, हायर शील्डिंग इफेक्ट, स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज। ये हम देख लेते हैं। लोएस्ट आयोनिक पोटेंशियल की बात की जा रही, तो यानी जो एनर्जी रिक्वायर करता है ना, वो कम होती है। एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो आयोनिक पोटेंशियल कम होगा। उसकी रीजनिंग ये होती है कि अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो न्यूक्लियस से दूर होंगे। अगर वो न्यूक्लियस से दूर हुए तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव इफेक्ट कम आएगा उनके ऊपर, ठीक है। ऐसा अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है ना, अब देखिए मेरे पास अगर एटॉमिक साइज ये है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो यहाँ पर होंगे। अब ये ना न्यूक्लियस से करीब आ जाएंगे इसकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो अंदर नहीं करेंगे लेकिन करीब रहेंगे। लेकिन अगर मेरे पास एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से, तो ये अंदर जाने के बजाय ना मोस्टली बाहर ही रहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक साइज है ना, वो डेफिनेटली इफेक्ट करता है। सिमिलरली मेरे पास स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज है। अगर न्यूक्लियर चार्ज छोटा होगा तो अट्रैक्शन कम होगी, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज छोटा तब होता है जब एटम लाइट होता है। लाइट एटम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। नेक्स्ट है मेरे पास इसका शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि मेरे पास अगर न्यूक्लियस है ना, और उसके अराउंड मेरे पास डिफरेंट शेल्स होती हैं, फर्स्ट शेल हो गई, सेकेंड शेल हो गई, थर्ड शेल हो गई, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन करीब है ना, अब आपको पता है कि इनके दरमियान जो फोर्स होती है ना, वो होती है मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मेरे पास होती है क्या कहते हैं उसको, जो फोर्स होती है ना इनके दरमियान, कूलम्स फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास के, यानी कूलम्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी जो आर स्क्वायर है ना, ये मेरे पास शो करता है डिस्टेंस को। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कम होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूर मौजूद है ना, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होने की वजह से इनकी जो फोर्सेस होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो फोर्स बाहर वाले होती है ना, ये वीक होती है। और सिमिलरली इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्सेस होती है ना, वो भी डिस्टेंस कम होने की वजह से इंक्रीज हो जाती है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होता है और ये इसको बाहर रिपेल कर देता है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है ना, वो कम हो जाता है। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड कर रहा है, इफेक्ट उसको, उसकी अट्रैक्शन से शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कर रहा है, बचा रहा है उसको, इसलिए इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसको ये बचाएगा। तो जब शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, रिजल्ट ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन्स ना न्यूक्लियस से दूर रहते हैं। अगर वो न्यूक्लियस से दूर रहे ना, तो जो दूसरे एटम्स है ना, दूसरे एटम्स, उनसे वो रिएक्शन कर सकते हैं। इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पर, वो एटॉमिक साइज भी है, न्यूक्लियर चार्ज भी है और शील्डिंग इफेक्ट भी है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पर 45 grams of water contains many particles as contained by 25 grams of element X. The relative mass of X is, okay,
ये बात गिवन है कि 45 ग्राम्स ऑफ वाटर में 45 ग्राम्स ऑफ वाटर में उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने 25 ग्राम्स ऑफ एक्स में पाए जाते हैं। मुझे फाइंड करना है कि एक्स का मास कितना होगा इसमें। ठीक है, तो ये भी हम कर लेते हैं। ये भी न्यूमेरिकल सवाल आसान है, ये भी हो जाएगा हमसे। देखें ये क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी सिंपल सा है हमारे पास। ठीक है, इसमें मेरे पास ये है कि मेरे पास क्या है, जो मास ऑफ वाटर है ना वो मेरे पास है 45 ग्राम्स, और जो मेरे पास मास ऑफ एक्स है वो है मेरे पास 25 ग्राम्स। ठीक है, और मैं लिखा हुआ ये है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना ऑफ वाटर वो इक्वल है मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एक्स के। नंबर ऑफ पार्टिकल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर तो ये तो मेरे पास कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होता है मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और सिमिलरली मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स। मास ऑफ एक्स गिवन है, मुझे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। इसको मैं यहाँ भेज दूंगा। ठीक है, और ये मेरे पास हो गया एम एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम H2O डिवाइडेड बाय स्मॉल m H2O। अब देखिए क्वेश्चन पर लिखा हुआ रिलेटिव मास। रिलेटिव मास से आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको जो कि फाइंड ये चीज़ करनी है, लेकिन आपको एक्सप्रेस करना है इसको इन ग्राम्स। ठीक है, इन ग्राम्स इसको एक्सप्रेस करना है आपने, तो वो हम कर लेते हैं इसमें। एम एक्स मास ऑफ एक्स कितना है 25 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर यानी 45। ये हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ये मेरे पास हो जाएगा, एक सेकेंड, मेरे पास हो जाएगा ये 25 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 45, 10 होता है मेरे पास। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 10 ग्राम्स। 25 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड 45 होता है 10 ग्राम्स। ठीक है, अब ये 10 मेरे पास आया ना, ये पास ग्राम में नहीं है, मेरे पास आंसर है मॉलिक्यूलर मास, यानी मेरे पास AMQ में, उसमें आंसर में लिखा हुआ है ग्राम्स में। ठीक है, देखिए करना मुझे ना इसमें ये है कि मुझे ना इसको ना फाइंड करना है इन 1 मोल। ठीक है, तो अगर मैं 1 मोल रखूँ ना इसका, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा मेरे पास, ये मॉलिक्यूलर मास तो गिवन है ना, मुझे मास फाइंड करना है इन 1 मोल। रिलेटिव मास से मुराद है मास ऑफ 1 मोल। मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको, नंबर ऑफ मोल 1 रखा है मैंने, 1 मोल में मास फाइंड करना है, और मॉलिक्यूलर मास 10 आ गया मेरे पास, तो m इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मेरे पास इसमें हो जाएगा 10 ग्राम्स। नेक्स्ट है मेरे पास ट्राइटियम हैज़ डबल द नंबर ऑफ, ओके ये सिंपल सवाल है। इसमें कहा है कि ट्राइटियम के पास ना कोई 2 पार्टिकल का रिलेशन बताया वो, और कहा गया है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से डबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दैन प्रोटॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से डबल होते हैं, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ट्राइटियम का एटम बना के दिखा देता हूँ आपको। ट्राइटियम का एटम मेरे पास तरीके का होता है, एक न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दैन प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन डबल होते हैं प्रोटॉन से, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है प्रोटॉन्स दैन न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन से डबल होते हैं। तो यहाँ प्रोटॉन तो एक है लेकिन न्यूट्रॉन दो है, तो प्रोटॉन डबल तो नहीं है। अगर प्रोटॉन डबल होता है तो प्रोटॉन होता है 4 इसमें। नेक्स्ट है मेरे पास प्रोटॉन्स दैन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन डबल नहीं है इलेक्ट्रॉन से, दोनों सेम है। लास्ट ऑप्शन में बचा न्यूट्रॉन्स दैन प्रोटॉन्स, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से डबल होंगे, ये बिल्कुल सही है। प्रोटॉन मेरे पास एक है और न्यूट्रॉन 2 है, उसका डबल है। करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास सी। नेक्स्ट है मेरे पास चूज द बेस्ट कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ओके, इसमें बस कोएफिशिएंट्स गिवन है और कहा गया कि इन्हें ना यहाँ ऑर्डर में पुट करना है ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इक्वेशन मेरे पास बराबर हो जाए। अब देखें इसमें जो सिंपलेस्ट तरीका है ना वो ये है कि आप ना चेक करते हैं ऑप्शंस को फिर फाइंड करें, वरना आप ना इसको और भी तरीके से कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड तरीक़ों से, यानी पूरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन वो मत करिएगा, बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो सिंपली हम ऑप्शंस पुट करके ट्राई करते हैं कि काम करेगा नहीं करेगा। अब देखें ऑप्शन में देखें 1 सब में आ रहा है, तो C3H8 तो सेम ही रहेगा मेरे पास, 1 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट चेंज हो जाए मेरे पास 5 और 4 और 2। अब मैं तो बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब जहाँ ऑप्शन आपके पास सेम आ रहा है ना, पहले उनको सिलेक्ट करें, ठीक है। वो सी चूँकि अगर वो एक गलत आ गया दूसरा भी गलत होगा। मैं 5 वाले सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले 5 वाला पहला चेक करते हैं फिर बैलेंस हो रही नहीं हो रही इक्वेशन। तो मेरे पास क्या है C3H8, मैं ऑप्शन बी ट्राई कर रहा हूँ पहले, उससे मेरे पास होगा 5O2, वो फॉर्म होगा 3CO2 प्लस 4H2O। गिन लेता हूँ मैं सेम है कि नहीं है, ठीक है। C3 पहले कार्बन देखते हैं, कार्बन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, यहाँ 4 2 8 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 10 है, यहाँ मेरे पास कितने 3 2 6, 6 प्लस 4 10 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया मेरे पास, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ऑप्शन ए ट्राई करता ना सी ट्राई करता, अगर मेरे पास बी गलत होता, इन केस मेरे पास ऑप्शन बी गलत होता, तो सिमिलरली ऑप्शन डी भी गलत हो जाता। तो मेरे पास ना एक ही चीज़ ट्राई करने से मैं 2 पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर देता। तो मेरे पास ऑप्शन बचते, सिर्फ मेरे पास बचते फिर ए और सी। मैं ए और सी में ट्राई करता कि कौन सा सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन सिमिलर लगे हो ना उनको ट्राई किया करें। अगर एक गलत हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 2010, ठीक है। पहला गेम है मेरे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस increases with pressure, increases with temperature, remains unchanged, decreases with pressure। ओके, ये क्वेश्चन है मेरे पास सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। देखें गैसेस के लिए जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर से, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। यानी प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा तो सॉल्युबिलिटी का अपोजिट इफेक्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। गैसेस के मामले में ये चक्कर है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है ना मेरे पास ऑप्शंस जो है ना दिए हुए हैं, इंक्रीज प्रेशर ये तो सही है, डिक्रीज प्रेशर भी सही है, और इंक्रीज विद टेम्परेचर और रिमेन्स अनचेंज्ड, ये दोनों ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कौन सा वाला टिक करूँ उनमें से, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन सवाल है ये, मेरे ख्याल से शायद क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। तो करेक्ट आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा इसमें। अगर देखा जाए ना, अगर मैं विथ की बात करिए तो विथ का मतलब है कि ये इंक्रीज हो रहा है तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा।
तो उसके हवाले से अगर प्रेशर की बात करें ना, तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये भी इंक्रीज़ होगा, तो इंक्रीज़ प्रेशर सही है इसमें। सबसे बेस्ट आंसर मुझे लग रहा है ना, वो ऑप्शन ए है। करेक्ट आंसर ए होगा इसमें, ठीक है। हीलियम इज इनर्ट गैस बिकॉज इट हैज़ नो वैलेंसी, ये भी दुरुस्त है। मोनोएटॉमिक और इट हैज़ कम्प्लीटली फ्री ऑर्बिट। देखें, इनर्ट गैस होती है अनरिएक्टिव गैस। हीलियम की अगर मैं बात कर लूँ ना स्पेसिफिकली, तो हीलियम मेरे पास है नोबल गैस है। वो नोबल गैस होती इसलिए है, उसका मॉलिक्यूल जो है ना, उसमें आग के पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, आग के पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके आउटर शेल में आग के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो है ना, वो इसकी फर्स्ट शेल है, और फर्स्ट शेल में आपके पास एक एस ऑर्बिटल पाया जाता है, और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, तो ये सेल्फ फिल्ड है। अब जो ऑप्शन है बस वो मैं देख लेता हूँ। इंक क्या लिखा है पास, इट हैज़ नो वैलेंसी, ये सही है। इसके पास में वैलेंसी नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, और ये डोनेट एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है इसको। ये डोनेट क्यों करेगा जब इसके पास ज़रूरत के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये एक्सेप्ट क्यों करेगा जब इसके पास ज़रूरत के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स हैं। डोनेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट में, मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब होता है 1, एटॉमिक यानी एटम, यानी ये गैस पाई जाती है ऐसे स्टेट में कि इसके पास एक अकेला एटम पाया जाता है। ये भी दुरुस्त है मेरे पास। हीलियम एक एटम के स्टेट पाई जाती है। नॉर्मली कोई भी एलिमेंट जो नोबल गैस नहीं है ना, वो मोनोएटॉमिक नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो या तो वो डोनेट करेगा या तो वो एक्सेप्ट करेगा। कोई भी एटम मोनोटॉमिक स्टेट में नहीं रह सकता, लेकिन जो नोबल गैसेस है वो रह सकती है, क्योंकि उन्हें कोई बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन सारे ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हैं। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है डी। ऑप्शन सी है मेरे पास, इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कम्प्लीटली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। करेक्ट आंसर होगा मेरे पास डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है मेरे पास इसमें द गैस और बेस आइडियल बिहेवियर, ये हम पहले कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे पास हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मेरे पास द एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज, ओके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एसिडिक बफर क्या होता है, ठीक है। देखिए, बफर सॉल्यूशंस जो होते हैं ना हमारे पास, ये सिंपल इन्हें बफर्स कहते हैं। ये जो है ना, वो हमारे पास पीएच को ना मेंटेन रखने के लिए काम आते हैं, ठीक है। ये पीएच को मेंटेन इस तरीके से रखते हैं, अगर कोई माइन्यूट चेंज आता है ना पीएच में, तो ये अपनी तरफ से आयंस को डोनेट कर करना उसको कैंसिल आउट करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब बफर सोल्यूशन में जब माइन्यूट चेंज आता है ना, वो यहाँ तो किसी पीएच इंक्रीज की वजह से आता है यानी एसिड की वजह से, या पीएच डिक्रीज की वजह से आता है यानी बेस की वजह से। तो इस वजह से आपके पास बफर सोल्यूशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है आपके पास एसिडिक बफर, ठीक है, और एक होता है आपके पास बेसिक बफर, ठीक है। और जो मेरे पास एसिडिक बफर है ना, एसिडिक बफर मेरे पास ये करता है कि देखिए, अगर मैं इसकी एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। एसिडिक बफर की एग्जांपल में ना आपके पास होता है मिक्सचर, जिसमें आपके पास होता है वीक एसिड, पर आपके पास होता है उसी की ना कॉन्जुगेट सॉल्ट, या कहने कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें होती है आपके पास एक वीक बेस, इसमें होता है आपके पास उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक वीक एसिड, चलें वीक एसिड एग्जांपल बताता हूँ वीक एसिड की। कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं, H2CO3, ये वीक एसिड है, और उसकी कॉन्जुगेट सॉल्ट, यानी इसका जो एसिड रेडिकल है ना, यानी CO3, इसके एसिड रेडिकल की एक सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एसिड रेडिकल CO3 हो और जो बेस है ना, उसका जो बेस पार्ट है ना सॉल्ट का, वो स्ट्रॉन्ग हो।
फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ Na2CO3। अब ये जो मिक्सचर है ना मेरे पास, ये मेरे पास खिलाएगा एक एसिडिक बफर। ठीक है, बेसिक बफर भी ऐसा ही होता है। एक वीक बेस पकड़ लेते हैं। वीक बेस कोई गैस करते हैं हाँ, वीक बेस हम पकड़ लेते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये वीक बेस है मेरे पास। कॉन्जुगेट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। कॉन्जुगेट सॉल्ट यानी इसी का जो बेसिक रेडिकल है वो मैंने ले लिया, और स्ट्रॉन्ग एसिड ये मैं ले लेता हूँ ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। सही है, ये है एक एसिडिक बफर, और ये बार बन गया एक बेसिक बफर। अब देखिए इसे ये काम किस तरीके से करता है। होता यह है कि इसको जब मैं सॉल्यूशन में डालूंगा ना, है ना, तो क्या होगा, ये मेरे पास दोनों होंगे आयोनाइज। लेकिन जब ये आयोनाइज होंगे ना, तो मेरे पास CO3 यहाँ भी प्रोड्यूस होगा और CO3 यहाँ प्रोड्यूस होगा। तो CO3 की कॉन्सेंट्रेशन H2 के मुकाबले में डबल हो जाएगी। रिजल्ट ये निकलेगा कि CO3 जो है ना वो इस H2 को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो दूसरा CO3 है ना वो एडिशनल H+ जो दूसरे एसिड से आएगा ना उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, ये कराएगा बस कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से होता है ये। ठीक है, मेरे पास अगर मैं इसमें ऐड करूं एक एसिड, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं HCl। ये आयोनाइज होगा HCl मेरे पास H+ और Cl- में। ये जो H+ है ना, ये H+ जब रिएक्ट करता है CO3 से, दो H+ रिएक्ट करते हैं CO3 से, तो मेरे पास ना एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जिसमें पास बनता है कार्बोनिक एसिड। अब हम रिसेंटली लिशैटले प्रिंसिपल पढ़ कर आए, अभी चंद दिन पहले लिशैटले प्रिंसिपल पढ़ा था हमने पढ़ा था अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब प्रोडक्ट में किसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है? CO3 की। और क्यों होती है? क्योंकि CO3 यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है और CO3 यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन दो CO3 की प्रोडक्शन की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है और रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरे पास बन जाता है H2CO3। ठीक है, अगर मेरे पास H+ आयन मौजूद हो ना तो मेरे पास pH डिक्रीज होगा, लेकिन मैंने H+ आयन को ख़त्म कर दिया तो pH मेरे पास, pH की चेंजिंग ख़त्म हो गई। अब pH मेरे पास रह गया कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन ये काम करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड में। अगर मैं ज़्यादा अमाउंट में एसिड डाल दूंगा ना तो ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन मेरे पास इसमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, क्योंकि फिर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रहेगा। जब ये रिएक्शन पहुंचेगा ना इक्विलिब्रियम तक तो मेरे पास इसमें H+ आयंस मौजूद होंगे। इसी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड में ये काम कर जाता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में एसिड तो काम नहीं करता। सिमिलरली बेसिक के लिए बात करें तो मेरे पास क्या है, NH4। ये मेरे पास एक वीक बेस है और मेरे पास OH आयन है जो मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ स्मॉल अमाउंट में, मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें NaOH, तो ये NaOH आयोनाइज होगा Na+ और OH- में। ठीक है, ये OH- जो है ना ये मेरे पास रिएक्ट करेगा इस NH4+ से और मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा NH4OH का। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, लिशैटले प्रिंसिपल कहता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। NH4 यहाँ भी प्रोवाइड हो रहा है, NH4 यहाँ प्रोवाइड हो रहा है, तो ये एक्सेस NH4 की प्रोवाइड होने की वजह से ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और रिएक्शन जाएगा बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में और NH4OH बच जाएगा। अगर मेरे पास सोल्यूशन में OH- आइंस मौजूद हो ना तो मेरे पास pH इसका इंक्रीज होता है, लेकिन OH- आइंस मैंने यहाँ ख़त्म कर दिए तो pH की इंक्रीजिंग ख़त्म हो गई और pH मेरे पास हो गया कांस्टेंट। लेकिन एसिड की तरह ये भी स्मॉल अमाउंट में काम करता है। अगर अमाउंट बढ़ गई
तो OH आइंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और रिएक्शन जो है वो फिर एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा और इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा ना, तो मेरे पास OH आइंस सोल्यूशन में मौजूद होंगे, तो उससे रिएक्शन का पीएच सोल्यूशन का पीएच ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एसिड और बेसिक बफर्स जो है ना वो इस तरीके से बनते हैं और ये इनका काम करने का मैकेनिज्म है। अब जो क्वेश्चन है मेरे पास क्या लिखा हुआ है उसमें, एसिडिक बफर सोल्यूशन इज, इसने मेरे पास एग्जाम्पल पूछी है। ठीक है, एसिडिक बफर क्या होता है मेरे पास, एक वीक एसिड उससे कॉन्जुगेट बेस, बेस कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस वाली सॉल्ट। यहाँ पर एसिड कौन सा है, यहाँ पर एसिड है ही नहीं, ये सॉल्ट है NH4Cl सॉल्ट है और NH4OH, तो ये तो मेरे पास वो है क्या कहते हैं, ये बेस है मेरे पास। यहाँ पे पास ऑप्शन ए मेरे पास कोई एसिड नहीं है, ऑप्शन बी है मेरे पास CH3OOH एसिड है और सॉल्ट भी है, लेकिन ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस की नहीं है, अमोनियम आयन NH4 वीक बेस है, तो ये सॉल्ट वीक बेस का है, तो वीक एसिड वीक बेस ये एसिड बफर सोल्यूशन नहीं बनाएगा। अब देखिए हम दरअसल ना इनमें हमें ना स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस आयोनाइज जल्दी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जल्दी आयोनाइज होता है, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्ट्रॉन्ग बेस की। वीक बेस की वजह से ये एसिड आयोनाइज ही नहीं होगा, अगर ये आयोनाइज नहीं हुआ तो मेरे पास CH3COO आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी नहीं, कम रहेगी, तो मेरे पास वो जो कॉमन इफेक्ट है ना वो कम हो जाएगा, वो मेरे पास इफेक्ट होगा नहीं, तो ले शैटली प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक स्ट्रॉन्ग बेस की। ठीक है, यहाँ पे क्या है NaOH और HCl, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है और मुझे ज़रूरत है वीक एसिड की, तो ये तो नहीं चलेगा। यहाँ क्या है, एसिड वीक है, उसी का सॉल्ट है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, तो करेक्ट आंसर होगा मेरे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट कर लेते हैं, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 2.8 grams of CO at 27 degrees Celsius with pressure 0.0821 atm। ओके, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2.8 ग्राम ऑफ CO है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है ना 0.0821 है, इसमें फॉर्मूला वही लगेगा हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का। ठीक है, और मोल की जगह हम वो इस्तेमाल करेंगे मास। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये कि जो नंबर्स हमें गिवन है ना उससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जनरल गैस इक्वेशन है मेरे पास PV इक्वल टू nRT, फाइंड करनी है मुझे वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं लिखूँगा V इक्वल टू nRT, n होता है मेरे पास डिवाइडेड बाई P, n होता है मेरे पास मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई P। अब देखें जो मेरे पास इसमें टेम्परेचर गिवन है ना वो है 27 डिग्री सेल्सियस, मैं केल्विन में चेंज करूँगा तो 273 प्लस 27 होता है 300। ठीक है, 273 प्लस 27 होता है 300। मास ऑफ गैस मेरे पास गिवन है 2.8, गैस है मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 12 प्लस 16 यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 28 हो गया। R की वैल्यू क्या होती है 0.0821, टेम्परेचर 300 गिवन है और प्रेशर क्या है मेरे पास 0.0821, ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास हो गया दोनों डिवाइड, ये मेरे पास हो गया इसका आंसर 1/10 और 300/10, 0 ख़त्म, आंसर हो गया मेरे पास 30 लीटर्स या फिर 30 dm³। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ मुझे 0.3 dm³, 3.2 dm³, 0.1 dm³, 30 dm³, करेक्ट आंसर मेरे पास। नेक्स्ट है मेरे पास what should be passed over chlorine to produce bleaching powder। ओके, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके। ब्लीचिंग पाउडर what should be passed over chlorine to produce bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर की क्वेश्चन बना लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या चाहिए होता है हमें।
ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा मैं क्या चाहिए होता है इसके लिए। क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बना है ना CaOCl, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फिर सिर्फ क्लोरीन, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOH ट्वाइस, जो कि पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3d3 है, 3d3 belongs to inner transition, fourth period, third period, both A and B। ओके, हमें इतना पता है कि इनर ट्रांजिशन है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी ऑर्बिटल में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है एस ऑर्बिटल में तो ये एस ब्लॉक का होता, अगर पी ऑर्बिटल में होता है ये पी ब्लॉक का होता, अगर एफ ब्लॉक में होता है ये होता है आउटर ट्रांजिशन, ये पाया जाता है डी में, तो ये होगा इनर ट्रांजिशन। फाइंड करना है हमें कि ये फोर्थ पीरियड में है कि थर्ड पीरियड में। ठीक है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसकी जो यहाँ पास यहाँ नंबर लिखा होता है ना, ये नंबर, ये वाला नंबर, ये इसका फॉर्मूला होता है n-1, यहाँ होता है n। ठीक है, हम जो लिखते हैं, हम लिखते हैं ns1 या फिर हम लिखते हैं ns2। ठीक है, हम लिखते हैं np1 या फिर हम लिखते हैं np2। लेकिन जब d की बारी आती है ना, तो d के लिए हम लिखते हैं n-1। इसको मैं ले जाता हूँ np6 तक। d के बाद d के लिए हम लिखते हैं n-1 d1 या फिर n-1 d10। f के लिए हम लिखते हैं n-2 f1 या फिर n-2 f14, जहाँ पर लाई करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो d के लिए होता है n-1। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास 3, जो मेरे पास पीरियड होता है ना वो ये n होता है, ये n मेरे पास पीरियड है। और क्या लिखा है, d के साथ लिखा है 3, मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पे 3, तो क्या होगा मेरे पास n-1 इक्वल टू 3, तो n हो गया मेरे पास 3 + 1, n हो गया मेरे पास 4। तो ये मेरे पास किसका है, ये मेरे पास हो गया फर्स्ट पीरियड का। ठीक है, देखें ये हो गया मेरे पास इनर ट्रांजिशन और फोर्थ पीरियड, ऑप्शन ए भी दोनों करेक्ट है। विच वन कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड, ये हम कर चुके हैं पहले से। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के लिए वो मैटर करता है क्या कहते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैटर करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको तमाम एलिमेंट्स की नहीं पता होगी, घबराने की बात नहीं है, बस याद रखें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन की बहुत हाई होती है, हाइड्रोजन की बहुत लो होती है और कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन की थोड़ी बहुत कम होती है। ठीक है, बस ये बेसिक याद है तो काफ़ी होगा आपके लिए, और बाकी आपको पता होगा कि आयोनिक वगैरह के बारे में कि उनकी बॉन्ड्स कैसे होते हैं। ठीक है, NH3 में यहाँ पास कोई कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं, यहाँ पास कोई यह खबर, अच्छा कोवलेंट बॉन्ड का पोलैरिटी का जिक्र नहीं, कोवलेंट बॉन्ड का जिक्र है ना, तो उसका मतलब ये होगा अगर कोवलेंट बॉन्ड की हमसे बात कर रहे हैं, पोलैरिटी की बात नहीं करते, तो कोवलेंट बॉन्ड में मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर भी होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव है। अगर पोलैरिटी की बात करें तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस इस्तेमाल होता है, यहाँ पर पोलैरिटी का पूछा नहीं उन लोगों ने, ना पूछ लेते हैं वो। ठीक है, जो पास में क्वेश्चन हमने किए उन्हें पूछा गया है।
और क्या है, विच वन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास वो कंपाउंड होता है जो, फाइल का मतलब होता है अटैकर, ठीक है, या लवर भी कह सकते हैं, जैसे बेसिकली लवर बेहतर लफ्ज़ है इसके लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है आखिर में इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को अटैक करने वाला वो कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल, या कह रहे हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज के साथ चिपक जाने वाला, ठीक है, वो कहलाता है बस इलेक्ट्रोफाइल। तो एक्सप्लेनेशन है इसकी, वर्ड में गहराई में मत जाइएगा, दोनों का मतलब जो है एक ही है, बेसिक काम का रिएक्शन करना है, ठीक है। अब जो चीज़ खुद नेगेटिवली चार्ज है वो रिएक्ट किससे करेगी, जाहिर सी बात है पॉजिटिव से करेगी, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो नेगेटिव को अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल्स फॉर्म तब होते हैं, देखिए इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन के लिए ना आपके पास कोई नॉर्मल मेथड नहीं होता। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया सोडियम और मैंने लिया क्लोरीन और फिर मैंने उसको कर दिया तो ये Na+ हो गया और Cl- हो गया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिव पे जाके अटैक करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। रीजनिंग ये है, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो नेचुरली पॉजिटिव नहीं होते, उन्हें पॉजिटिव बनाया जाता है। उन्हें पॉजिटिव बनाते इस तरीके से कि उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम छीन लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं ना, उनकी रिएक्टिविटी ऐसी हो जाती है ना कि वो फिर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में शुमार हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो नेचुरली नेगेटिव हो लेकिन आपने उसको पॉजिटिव बना दिया, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल क्लोरीन मेरे पास नेचुरली नेगेटिव पाया जाता है, अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूँ तो मेरे पास बन जाएगा Cl+, ये कहलाएगा मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब जो ऑप्शंस मेरे पास गिवन है ना यहाँ पर, वो है मेरे पास बेंजीन Cl- और NO+2। ये है बेंजीन, तो मेरे पास न्यूट्रल है, इस पर तो चार्ज नहीं, कुछ मान नहीं होता इस पर। Cl- में माइनस वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। इलेक्ट्रोफाइल इनर्टली, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं और वो अननेचुरल पॉजिटिव होते हैं। ये मेरे पास नेगेटिव है, ये तो शुमार नहीं होगा। NO+2, NO जो है ना वो मेरे पास, इसको कहता हूँ मैं, NO को कहते हैं नाइट्राइल ग्रुप। NO होता है नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। नाइट्राइल होता है या शायद नाइट्रोसाइल होता है। नाइट्रोसाइल ग्रुप में पास क्या होता है, -2 होता है। यहाँ मेरे पास +2 है। इसको मजबूरन हमने इसका इलेक्ट्रॉन छीन के ना इसको इस कंडीशन में लेकर आए कि ये अननेचुरली पॉजिटिव हो गया, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। सी करेक्ट आंसर है। Calculate activation energy of a reaction. Threshold energy is 39 kilojoule and internal energy is 10 kilojoule per mole. ये जब भी कोई केमिकल्स हमारे पास रिएक्शन करते हैं ना आपस में, तो उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इनिशियली, ताकि वो रिएक्शन कर सके, ठीक है। उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो बता देता हूँ आपको। ये पास हो गया एक्टिवेशन एनर्जी is equal to threshold energy minus internal energy, ठीक है। ये होता है मेरे पास फॉर्मूला एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का। अब जो क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी 39 है और इंटरनल एनर्जी 10 है। तो 39 माइनस 10 क्या होता है, 29, ठीक है। 39 माइनस 10 होता है मेरे पास 29 किलो जूल पर मोल। 29 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर For an exothermic reaction, by increasing the temperature, the reaction proceeds towards एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज करता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वही जो हीट रिलीज हुई है ना वो उसी प्रोडक्ट से रिएक्ट करके जाएगी वापस पीछे। जब पीछे जाएगी तो रिएक्शन कौन सी होगी? बैकवर्ड। विच सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। ओके, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोलिसिस की बात करूँ ना और सॉल्ट की बात करूँ तो वो काम करता है पर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स पे। तो करेक्ट आंसर होगा KCl। ठीक है, इन क्रिस्टल जो है KCl जो है ना वहाँ पर डिसोसिएट जल्दी होता है, तो यहाँ पे H+ और OH का रिएक्शन तेज होता है। NH4 जो है वो डिसोसिएट देर से होता है क्योंकि अमोनियम आयन जो है वो वीक होता है बहुत ज़्यादा बस। ठीक है, KCl फास्ट होता है तो वो जल्दी डिसोसिएट होता है। ठीक है, in crystal of zinc sulfate dot XH2O the value of X is। ओके, ये हम देख लेते हैं इस सवाल को। ये मेरे पास ना सिंपल एक उसका सवाल है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला का सवाल है। ठीक है, वो स्पेसिफिक आंसर होना तो नहीं चाहिए, बस इसका एस का मतलब कुछ भी चीज़ हो सकता है। लेकिन अगर मज़े गहराई में जाए, क्योंकि एनईटी में ना कुछ कभी कभार ना कुछ एमसीक्यूज ना आपके पास ऐसे आते हैं जो आपको टीचर को भी पता नहीं होंगे। ठीक है, ये रिसर्च वाले एमसीक्यूज हैं, ये हम देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये बाद में देखूंगा, पहले मैं ये देख लास्ट वाला जो है ना, इन Cl2O7 the oxidation state of Cl is। ओके, ये भी देख लेते हैं, ये सवाल है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीजन नंबर को, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड कौन सा है मेरे पास? Cl2O7। Cl2O7 O7 कितना होता है? O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, मल्टीप्लाई 7 होता है 14। इसका मुझे नहीं पता, मुझे पता मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो Cl का हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय Cl प्लस ये हो गया मेरे पास 7 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू 0, जो कि न्यूट्रल है ना, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा मेरे पास 2Cl -14 इक्वल टू 0, 2Cl इक्वल टू 14, ये कटा मेरे पास, जो हो गया मेरे पास Cl इक्वल टू +7। ठीक है, यानी Cl ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो Cl इक्वल टू +7 ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, अब भाई ये जो बचा है ना ये वाला, कि मुझे चेक करना पड़ेगा मुझे क्या आंसर है इसका। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो आपकी बुक्स वगैरह में मैंने देख लिया है, उनमें जो है ना वो इसके हवाले से कुछ चीज़ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने इसमें इंटरनेट पे सर्च किया है तो वहाँ जो है ना वो इसके आंसर के तौर पे जो मेनली से कॉमन चीज़ नज़र आती है ना वो ये है कि x की जगह 7 लिखा होता है, तो ZnSO4.7H2O, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है, क्लास में इधर रखते हैं, नेक्स्ट जो है वो ये करेंगे हम 2010 के आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, तो आपकी बुक्स वगैरह में मैंने देख लिया है, उनमें जो है ना वो इसके हवाले से कुछ चीज़ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने इसमें इंटरनेट पे सर्च किया है तो वहाँ जो है ना वो इसके आंसर के तौर पे जो मेनली से कॉमन चीज़ नज़र आती है ना वो ये है कि x की जगह 7 लिखा होता है, तो ZnSO4.7H2O, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है, क्लास में इधर रखते हैं, नेक्स्ट जो है वो ये करेंगे हम 2010 के आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।